सुमित। और भारतीय बाजारों में आज काफ़ी वोलेटाइल सेशन, जबकि मंगलवार के दिन शुरुआत थोड़ी बेटर नोट पर होते हुए दिखाई पड़ी थी। रफ्तार पकड़ी, 16,000 के पार पहुंचा इंडेक्स 10 जून के बाद, और एक समय में तो 16,020-30 की रेंज में इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन वहां से फिर एक रिवर्स गियर जो मार्केट ने लिया, उसके बाद हायर लेवल से तेज़ बिकवाली सेकंड हाफ के अंदर आते दिखाई पड़ी। मल्टीपल ट्रिगर्स भी हैं, खासतौर से डाउ फ्यूचर जो कि एक दिन के विलंब के बाद अब खुलेंगे यूएस मार्केट, वहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा था। उसके अलावा रुपया एक बड़ी स्पॉइल स्पोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रुपये के अंदर कमजोरी है, रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया पहुँच गया है, तो वो एक और बड़ा ट्रिगर बना जिसके दम पर मार्केट्स के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा था। और उसके अलावा ओवरऑल जो मूड माहौल था वो भी हायर लेवल पर, अगर ऑप्शंस के नंबर के लिहाज से भी देखें तो 16,000 के जोन्स में कॉल राइटर्स एक्टिव थे। 16,100-200 तो ऑलरेडी हैवी कॉल राइटिंग का जोन है ही, तो अपर एंड के आसपास आके बाजार ने वापस कॉल राइटर्स काफ़ी हद तक बिकवाली वहाँ पर देखने को मिली। थोड़ी बहुत जो 10 बजे के अराउंड आप सुबह नज़र डालेंगे तो जो 16,000 के जोन्स थे वहाँ पे कॉल राइटर अनवाइंड कर रहे थे सिचुएशंस को, यानी कि जितनी भी लोग तेज़ी कैप देख रहे थे वो थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे थे, और जितने ही लोग ये मान रहे थे कि शायद अब तेज़ी नहीं होगी वो एक्टिव हो रहे थे वहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे 12 बजे के आसपास स्ट्रेंथ वीक हुई और उसके बाद मार्केट वापस अपनी बिकवाली की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा। तो आज थोड़ी बहुत रिकवरी फर्स्ट हाफ में मिड कैप स्मॉल कैप की ज़ोरदार तेज़ी थी, जो सेकंड हाफ के अंदर फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। तो पूरी तरह से जो मिड कैप की तेज़ी थी वो गई, स्मॉल कैप की तेज़ी गई, निफ्टी बैंक की तेज़ी भी धीमी पड़ गई। इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस जो निफ्टी बैंक के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिली वो अभी भी प्रिवेल कर रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ वहाँ नहीं थी। मेटल प्रेशर में आज देखने को मिले, आईटी में सिलेक्टिव शेयरों में दबाव रहा। इनफैक्ट नंबर्स आने वाले उससे ठीक पहले प्रेशर था, और फार्मा कुछ हद तक तेज़ी में था फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में वो भी तेज़ी ईज आउट हुई। तो धीरे धीरे मतलब दो तरह की तस्वीर बनेगी। पहले हाफ की तस्वीर अलग थी और दूसरे हाफ की तस्वीर अलग थी। पहले हाफ की तस्वीर में बेहतरी दिखाई पड़ेगी और दूसरे हाफ की तस्वीर में कमजोरी आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ऊपरी स्तरों से तो भारी बिकवाली रही, लेकिन अदरवाइज भी इंडेक्स में अपने जो गेंस थे वो पूरी तरह से वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े, वहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। बंद होते होते करीब 700 अंक हायर लेवल से सेंसेक्स फिसल कर बंद हुआ। निफ्टी करीब 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स में, निफ्टी में 25 अंकों की गिरावट रही। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर रहा, आईटी ऑटो एफएमसीजी में प्रॉफिट टेकिंग रही, एनर्जी शेयरों में बिकवाली रही, मेटल शेयरों में स्लाइटली बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी, एनर्जी और मेटल में स्लाइटली बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी। अच्छा, हायर लेवल से करीब 732 अंक सेंसेक्स, निफ्टी 214 अंकों के आसपास के गेंस वाइप आउट हुए, और निफ्टी बैंक में भी करीब 545 अंकों के आसपास का फॉल हायर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मार्केट ने आज एक अच्छी खासी बिकवाली ऊपरी स्तरों से दिखाई है, और मेजर कार्नेज जो है वो रुपया, इंटरनेशनल क्यूज़, हायर लेवल पे कॉल राइटर्स, इनके दम पर बाजार में होते हुए दिखाई पड़ी है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत रिस्पाइट की जो उम्मीद आपको पहले हाफ में दिख रही थी वो कुछ हद तक फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच तो चली रही है, जिसमें आज LIC बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा था फर्स्ट हाफ के अंदर। इसके अलावा आज इंडिविजुअल ट्रेड्स में डॉक्टर रेड्डी तेज़ी में था, और अरविंदो फार्मा में तेज़ी थी, रिलायंस एक टाइम पर तेज़ था, TCS में प्रेशर था, बैंक्स में ICICI बैंक परफॉर्म कर रहा था। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट आज पैन आउट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है उसमें है, शिपिंग कॉर्पोरेशन में एवरेज करना चाहिए? ये वैसे बहुत टाइम बाद ये सुना है कभी मैंने कि शिपिंग कॉर्पोरेशन में एवरेज करना चाहिए। सर देखिए, 2-3 कंपनीज जो एसेट वाइज बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनमें बहुत मूव नहीं है। मिसाल के तौर पे BHEL, MTNL, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ITI, ये वो कंपनियां हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट ओन करती हैं इंडिया में। PSUs हैं तो ऑब्वियसली बात है, बड़ा लैंड पार्सल है, एक बड़े एसेट्स हैं इनके पास, लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत क्लीन हैं। पहला, एक तो इनके पास एसेट ज़्यादा हैं, तो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपको अच्छी दिखाई पड़ेगी, बुक वैल्यू से कहते हैं, बहुत अच्छी दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये शेयर उसके नीचे दिखेंगे तो वैल्यू रहेगी। 2, इन कंपनियों के जो साथ हमेशा सरकारी केविएट अटैच्ड है, तो कोई भी तेज़ी या तो इनमें स्टेक सेल आएगा, डिस्काउंट आएगा, OFS आएगा, ऊपर के लेवल में कोई भी रेगुलेटरी चेंज आ जाएगा, तो कुछ भी आ सकता है। 3, इनके साथ एक शिपिंग के केस में, क्योंकि ये क्रूड भागा है और बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो होता है वो क्रूड का सबसे बड़ा रिफॉर्म क्लीन करता है, मतलब वो बताता है कि किस तरह से फ्रेट रेट चल रहे हैं ग्लोबली। तो जैसे से ये फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं, जब ATF के प्राइसेस रिकॉर्ड स्तरों पर हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो अभी वैसे बात है ये शिपिंग फ्यूल जो होता है उसके दाम भी, उसके भी फ्रेट बढ़ेंगे, तो वो इनके मार्जिन्स को और हिट करेगा। तो इस लिहाज से आप ये मान के चलिए कि इनके लिए सो फार टेलविंड्स ज़्यादा हैं, हेडविंड्स कम है। तो एटलीस्ट अगर आप शिपिंग में जाना चाहते हैं तो GE शिपिंग जैसी कंपनी बार को फिर भी बेटर पोजीशनड है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि वो अपने सारे पेमेंट्स डॉलर में रिसीव करता है।
और डॉलर में रिसीव करने की वजह से उनकी रियलाइजेशन बेटर है। लेकिन इनके केस में सरकारी है तो वो केवियट हमेशा रहेगा ही। तो ये 2-3 चीज़ों को आप ध्यान रखकर ही यहाँ कोई कॉल लें और उसके बाद अपनी रणनीति बना सकते हैं। अच्छा, पुनीत जी का सवाल है पेटीएम को लेकर। पुनीत जी, पेटीएम के केस में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल ही है। लॉस मेकिंग कंपनी पहली चीज़, प्रमोटर कंपनी से धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं। हालांकि वो 11 करोड़ के शेयर उन्होंने भी खरीदे थे, लेकिन ओवर वैल्यूड साइड पर नंबर्स वीक और उसके बाद आईपीओ आया है और वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। 2150 रुपये का इशू प्राइस था जो 1 रुपये की फेस वैल्यू पर है, 10 की फेस वैल्यू पर वो 21,500 हो जाएगा। इस तरह की फेस वैल्यू के साथ कोई आईपीओ आएगा तो थोड़ी बीटिंग तो रहेगी और इक्विटी साइज़ भी बड़ा है। तो सो फार तो कुछ भी कन्विंसिंग स्टोरी नहीं है। नंबर्स आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। टू अर्ली टू से 1-2 क्वार्टर के नंबर आए और उसमें कोई बहुत उत्साह नहीं है। तो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ को मानेंगे तो वो फिर भी इसी रेंज के आसपास के टारगेट दे रहे हैं, 700-800 इसी रेंज में। लेकिन अदरवाइज़ कोई बहुत बड़े फायरवर्क की उम्मीद आप अभी तो ना रखें। एटलीस्ट बाकी नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। विद फॉलोइंग रुपी, हाउ डज आरबीआई इंटरवीन टू स्ट्रेंथन एंड हाउ डज इट अफेक्ट स्टॉक मार्केट? अग्रवाल साहब, देखिए, मेरी सीमित जानकारी जो कहती है, माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से इसकी पहली चीज़, रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इसको आप ऐसे समझिएगा कि डॉलर इंडेक्स में तेज़ी है। डॉलर इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जो कि ग्लोबल करेंसीज़ के सामने 8 बड़ी करेंसी या 9 बड़ी करेंसी होती है, उनके सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, वो रिकॉर्ड स्तरों की तरफ जा रहा है, वो स्ट्रेंथ है, इसलिए बाकी करेंसीज़ वीक हो रही हैं, जिसमें रुपया भी आ रहा है। अब रुपया बाकी एशियन करेंसीज कंपैरिजन में उतना वीक नहीं हुआ है जितनी वो हुई हैं, तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है। बाकी करेंसीज ज़्यादा टूटी हैं, रुपया उतना ख़राब नहीं करके गया जितना बाकी एशियन करेंसीज कर रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी मान लेते चलिए, रुपया अगर कमज़ोर हो भी रहा है तो आरबीआई स्लाइटली इंटरवीन कर रहा है। उसकी वजह भी है क्योंकि हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कहीं ज़्यादा बेटर साइड पर है। तो उस सिचुएशन के लिहाज से आरबीआई बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरवीन करता रहता है। इंटरवीन करना होता है कि डॉलर वापस वो सिस्टम में बेच देता है, जिसकी वजह से रुपया वापस स्ट्रेंथ पकड़ लेता है। अगर मान लीजिए आप इंडियन इकोनॉमी में रुपया कमज़ोर होता भी जा रहा है तो इंडिया के लिए बेनिफिशियरी ऐसे रहेगा कि इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। मिसाल के तौर पर जितनी कंपनीज डॉलर रेवेन्यू जनरेट करती हैं, सो आईटी कंपनीज़, फार्मा कंपनीज़, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़, जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज़ और ये शिपिंग कंपनीज़ में वो कंपनियां जो डॉलर में पेमेंट्स देती हैं, इस तरह ही कंपनियों के ऊपर इसके बेनिफिट होंगे जो डॉलर में एटलीस्ट रियलाइजेशन ले रहे हैं। एनआरआईज़ का रिपैट्रिएशन जिनका होता है, नुकसान होता है टूर एंड ट्रैवल, माफ़ कीजिएगा, टूर एंड ट्रैवल कंपनियों को फ़ायदा होता है उल्टा, क्योंकि उनके जो फॉरेन पेमेंट्स आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए और सस्ता हो जाएगा इंडिया। तो वो प्लस फॉरेन हॉस्पिटल में जो कंपनियां इंडिया में डील करती है, जैसे जो फॉरेन इलाज के लिए आते हैं, मिसाल तौर पर मैक्स हेल्थ केयर जैसी कंपनियों के लिए, उनके लिए इलाज और सस्ता हो जाता है। तो ये उनको बेनिफिट मिलते हैं। महंगा होता है इंपोर्ट, मिसाल तौर पे क्रूड महंगा हो जाएगा, हम क्रूड ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, केमिकल्स के कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं, वो महंगे हो जाएंगे। उसके अलावा डेरिवेटिव्स क्रूड के जो इस्तेमाल होते हैं अलग अलग इनपुट प्रोडक्ट्स में, वो महंगे हो जाएंगे। तो ये अंतर आएगा, लेकिन सब अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट रहेगा, कुछ इम्पैक्ट आप रहेगा। कुछ लोग यहाँ से ना खरीद के वहाँ खरीदते हैं, वहीं पे काम करवा के वहीं से सप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ होता है, इसलिए एक डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं, लेकिन ये मोटा मोटा आकलन आपको समझाया है। ये मेरी सीमित जानकारी में। what advantage and disadvantage अब ITC brings to one's portfolio? Do you recommend it as long-term portfolio stock with recent demerger news? अनिल जी, ITC किसी के पोर्टफोलियो में कोई नुकसान नहीं करेगा। अब ऑब्वियसली कोई स्टॉक ऐसा कोई डैमेज नहीं करता। ITC एक बहुत स्टेबल स्टॉक है क्योंकि इसका इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी इक्विटी में इस तरह का प्रॉफिट जनरेट करने वाली कोई कंपनी नहीं है। अगर आप टॉप 5 कंपनियों को इंडिया की उठा के देखेंगे जिनकी इक्विटी बहुत बड़ी है, उनमें ITC आता है 5वें नंबर पर। पहले पे शायद है वोडाफोन, फिर ONGC, IOB और यस बैंक और ITC, ये क्रम है। इस क्रम में अगर ITC इस तरह की है तो ITC के साथ क्या है कि वो 12.5 रुपये पर शेयर के आसपास प्रॉफिट कमाता है हर साल में, और 12.5 रुपये में से 11.5 रुपये पर शेयर बांट देता है बतौर डिविडेंड। तो ITC इतना डिविडेंड देने के बावजूद भी करीब 13 से 14 हज़ार करोड़ रुपए कैश अपने पास रखता है। तो इस तरह का कैश फ्लो जनरेशन है इनके पास, और उस तरह कैश फ्लो जनरेशन के साथ ही कंपनी ग्रो कर रही है। ये शेयर चलता इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी इक्विटी साइज़ बड़ा है, 1, 2 इसका डिविडेंड बेस देता रहता है। जो डिविडेंड बहुत ज़्यादा देगा वो बढ़ेगा नहीं। आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे VST इंडस्ट्री हो,
सनोफी हो, फाइज़र हो, ओरेकल हो, ये सब वो नाम है, या PSUs हों जो डिविडेंड ज़्यादा देंगी। ऑब्वियसली बात है, डिप्लॉय कैसे करेंगे अपने प्रॉफिट को अपनी ग्रोथ में, और जब वो डिप्लॉय नहीं करेंगे तो एक्सपैंड कैसे करेंगी, इसलिए वो ग्रो भी नहीं करती, इससे बाजार को वैल्यू भी नहीं देता। तो ITC एक स्टेबल पोर्टफोलियो है, धीरे धीरे आपको रिटर्न देता रहेगा बतौर डिविडेंड, कुछ सालों में फ्री भी कर देगा अपने शेयरों को, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी या मल्टी बैगर बनने की उम्मीद वो थोड़ा सा मुश्किल है, कि वो क्योंकि इतनी बड़े बेस के साथ आप बारात इतनी बड़ी नहीं चल सकती ना, इतनी तेज़, छोटे से लोगों की बारात तो चल जाएगी। तो आप उस हिसाब से इसकी सीमित जो लिमिटेशंस है उनको समझिएगा। अच्छा जी, कैन आई बाय हेकल एट 240? सतीश साहब, जो बीच में इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अप्रूवल आया था, जिसमें इनके एक बड़े प्लांट को अप्रूवल मिल गया जहाँ पर कामकाज भी शुरू कर दिया, वो ट्रिगर तो अच्छा है। मतलब बहुत ऊपर से 700 रुपये की जोन से शेयर टूटता हुआ 200-250 रुपये की रेंज में आ गया, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू तो दिख रही है इसमें। और ये जो ट्रिगर है, ट्रिगर भी अच्छा है, इन दोनों ट्रिगर्स के आधार पर आप एंटर कर भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा डाउनसाइड तो शायद ना हो इसमें, लेकिन हाँ, इन लेवल्स पे एटलीस्ट उतने बुरी हालत नहीं है कि आप एंटर ना कर सकें। करने लायक सिचुएशन तो इसमें दिख रही है, आप एक बार को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी सर, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अब मतलब मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाजार ट्रैक नहीं करता, इसलिए माफ़ी चाहूँगा उसके लिए साफ पे। अच्छा सुमित जी, CG पावर एंड सेंचुरी प्लाई में इस लेवल पर इन्वेस्ट किया जा सकता है? सर CG पावर आप किसी भी फॉल में आपको मिले, 2-2 रुपये, 4-4 रुपये, 6-6 रुपये, 8-8 रुपये फॉल मिलता रहा, थोड़ा लेते रहे, कोई इशू नहीं है उसमें। सेंचुरी प्लाई को एक बार को अवॉइड कर सकते हैं, और IB रियल को आप वेट एंड वॉच मोड में रखिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जिस तरह से इसकी सिचुएशन दिख रही हैं वो तो बहुत ही पेनफुल है, आई एग्री। लेकिन कुछ भी मैनेजमेंट की क्लैरिटी नहीं आ रही, कुछ भी नंबर्स जब तक नहीं आएंगे कुछ नहीं कह सकते, तब तक के लिए तो एटलीस्ट बने रहना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कोई कॉल ना ले ले, अगर नहीं देंगे फिर तो निकलना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इन तीनों में से CG पावर सो फार सिचुएशन वाइज बेटर लग रहा है। मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है, नंबर्स भी बेटर है, तो कोई भी फॉल मिलता रहे, किसी झटके बाजार में नीचे मिले, 5 रुपये नीचे, 4 रुपये नीचे, 2 रुपये नीचे, तो आप थोड़ा ऐड करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, शैल आई मूव फ्रॉम फार्मा स्टॉक्स टू फर्टिलाइजर स्टॉक्स? तृप्ति जी, ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप इससे निकल के उसमें चले जाएं। फर्टिलाइज़र क्योंकि आपको मानसून के अच्छे नंबर दिख रहे हैं, इस वजह से जाना चाहते हैं तो बात अलग है। फार्मा में बहुत अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। फार्मा अलग ग्रोथ स्टोरी है, डिफेंसिव है, ये अलग ग्रोथ स्टोरी है। वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। तो बहुत दोनों की स्टोरीज़ अलग अलग हैं। आप किस थीम पे जाना चाह रही हैं, किस एवेन्यू के लिए जाना चाहती हैं, कितने समय के लिए जाना चाहती है, और क्या आपका नज़रिया है, उन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन सो फार ये कोई लॉजिकल स्टेप तो नहीं दिख रहा है एटलीस्ट। और अगर आपको नया निवेश करना है तो नया निवेश कर लीजिए ना उसमें। इन शेयरों को क्यों बेच रही हैं, यहाँ लॉस बुक करके वहाँ जाए, वहाँ भी लॉस हो गया तो आप इस हिसाब से कॉल लीजिए कि एटलीस्ट लॉस ना हो, कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, उसके बाद फिर आप कुछ सोचिएगा क्या करना इसमें। अच्छा जी, SRF के केस में मधु साहब ऑलरेडी बहुत चला है और उसके बाद अभी ईज आउट हो रहा है, तो स्टीम थोड़ी सी कम हो रही है, तो स्टीम निकलने दीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर। लेकिन सो फार तो बहुत चला हुआ शेयर है, थोड़ा एक क्वार्टर के नंबर देख ले, ज़्यादा बेटर है। लास्ट क्वार्टर के नंबर तो बहुत अच्छे थे, तो इस तरह कंसिस्टेंट नंबर दे पाता है इस राइजिंग क्रूड सिनेरियो में, तो वो चैलेंज रहेगा। लेकिन अगर कर लेता है तो बात अलग है। हालांकि ग्रुप अच्छा है, भरत राम ग्रुप की कंपनी है और पुरानी हिस्ट्री है इस कंपनी की, तो कंपनी तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्राइस का थोड़ा एडजस्टमेंट है। अगर आपको लगता है कि आप SIP वे में थोड़ा लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, बने रह सकते हैं, तो बात अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी के लिए एक मुश्त पैसा डालने के लिए आपको प्राइस पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, वो अगर नीचे मिल जाए तो बात अलग है। अच्छा जी, IOC का बोनस नहीं मिला? समीर साहब, अभी तो बोनस 30 तारीख को तो एक्स ही हुआ है, आ जाएगा 1-2 दिन में। अपने ब्रोकर से आप टच में रहें। 30 तारीख को ही तो एक्स है, तो आज क्या तारीख है, 5-6 तारीख थी, तो ये तो 2-4 दिन तो बीच में सैटरडे संडे ही रहा था, तो ठीक है, अभी आप समय दीजिए, आपको बोनस कुछ दिन में लौट हो जाएगा। ओके, मेटल साइकिल ओवर। मनो साहब, अगर NMDC है तो NMDC ऑलरेडी डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो डिविडेंड तो उसका वैसे ही बेटर है। वो बात अलग है कि हायर मेटल साइकिल पे ज़्यादा अच्छा डिविडेंड आता, लोअर मेटल साइकिल पे लोअर डिविडेंड आएगा, लेकिन डिविडेंड डील ठीक है इसका। और रही बात साइकिल की, तो ये बात सच है कि हाँ, ये मूव साइकिल में ही करते हैं। पूरी तरह से ख़त्म हुई है कि नहीं, डिमांड तो गायब नहीं हो जाएगी, लेकिन वो बुलिश डिमांड रहेगी कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। और क्योंकि एक्सपोर्ट के प्राइस यानी कि डॉलर बढ़ रहा है, तो अगर ये आयरन ओर एक्सपोर्टर हैं तो फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर इनपुट कॉस्ट मतलब ये मान लीजिए वो कंपनियां हैं जिन्होंने जो इनपुट ले रही हैं फ़ॉरेन से, जो ये NMDC एटलीस्ट नहीं है, तो नुकसान होता है। लेकिन सो फार
आप बने ही रहिए, लेकिन 5 साल अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है। डिपेंड करता साइकिल दोबारा घूम के तो सिचुएशन पलट जाएगी, लेकिन सो फार हाँ ये साइक्लिकल मूवमेंट रहता है मेटल में। ख़त्म हुई है कि नहीं कहना मुश्किल है। और एनएमडीसी भी डिविडेंड प्ले ऑफ है, कुछ नहीं मिलेगा डिविडेंड तो मिलेगा ही, तो एटलीस्ट आप बने रहिए। और बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, जब देती है तो 14% तक यील्ड जा चुका है एनएमडीसी का, तो उस हिसाब से आप नज़र रखिए। पीएसयू है तो तेज़ी हमेशा कैप ही रहेगी, उसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊँगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिन्होंने सवाल पूछे, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। एसआईपी को लेकर एक सवाल आया था कि इस राइट टाइम टू स्टार्ट एसआईपी इन टाइटन। अभी साहब एसआईपी किसी भी अच्छी कंपनी में किसी भी समय शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। डिपेंड आपका होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए और आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों अगर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसी नोट के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @sumitresearch मेरा ट्विटर हैंडल है।